आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कैपलर के नियम के अंतर्गत। कक्षाओं का नियम हमने पढ़ लिया था। अब अगला आता है क्षेत्रफलों का नियम। ये दूसरा नियम है कैपलर का। तो लॉ ऑफ एरियाज यानी क्षेत्रफलों का नियम, तो इसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल स्पर्श करती है। ये हमारा मुख्य बिंदु है और इसी को पहले हम फोकस करेंगे। तो ये हो गया, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल स्पर्श करती है। तो अगर हम जैसे यहाँ पर ये सूर्य है, मान लीजिए सन है, और ये एक रेखा है, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से ग्रह घूमेगा, प्लैनेट घूमेगा, तो जितना भी एक क्षेत्रफल होगा वो समान समय में समान क्षेत्रफल ही होगा। इस बात को हमें ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है कि चित्र 7.2 अभी हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है यह नियम इस प्रेक्षण से प्रकट होता है, यह नियम इस प्रेक्षण से प्रकट होता है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते प्रतीत होते हैं जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं। तो जब कोई ग्रह यानी प्लैनेट सूर्य से ज्यादा दूरी पर होगा तो उसका जो वेग होगा या वृत्तीय गति होगी वो धीमी होगी। तो जाहिर सी बात है कि धीमी होगी तो ये दूरी तो बढ़ गई, तो धीमे की वजह से क्षेत्र ये डिस्टेंस कम होगी, तो इसलिए क्षेत्रफल उतना ही कवर करेगा। और जब पास रहेगा तो तेज चलेगा तो ये चौड़ाई तो बढ़ी लेकिन जल्दी निकल जाएगा, तब भी क्षेत्रफल समान रहेगा। तो कहने का मतलब है कि दूरी हो या पास हो, अगर दो रेखाएं हम खींचेंगे तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। देखिए कह रहा है कि सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। तो ऐसा होने का कारण क्या है वो निकल के आया कि ग्रह जब पास में होते हैं सूर्य के तो तेज गति से आगे बढ़ते हैं, और जब दूर होते हैं तो धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सन है, अब ये कोई ग्रह है जैसे चक्कर लगा रहा है। तो देखिए जब सन के पास है तो ये क्षेत्रफल ये देखिए, और ये जब दूर है ये क्षेत्रफल, ये बराबर ही रहेंगे। तो देखिए जब दूर है तो गति धीमी है तो कम दूरी तय किया तो भी ये क्षेत्रफल उतना ही है, और जब पास है तो तेज गति से गया तो ये परिधि ज्यादा हो गई, तो फिर जो क्षेत्रफल है तो वो भी उतना ही है जितना ये है। तो चूंकि पास में गति तीव्र हो जाती है और दूर में गति धीमी होती है, इसीलिए जो ये क्षेत्रफल है डेल्टा ये समान होता है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी दिखाया गया, P पॉइंट है, P डैश है, प्लैनेट है कोई यानी ग्रह है। तो ग्रह P सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा, इलिप्टिकल। ये किसी छोटे समय अंतराल डेल्टा टी में ग्रह द्वारा प्रसर्पित क्षेत्रफल डेल्टा ए को छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। किसी विशेष समय पर जिसको डेल्टा टी माना गया है, तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर दिखाया गया है, इधर ये क्षेत्रफल यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा हमने कैपलर का नियम पढ़ा कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं सूर्य से कोई भी ग्रह हो। अब आगे आ जाते हैं, देखिए तीसरा नियम आवर्त कालों का नियम। तो आवर्त काल के नियम को देखते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड्स हमको पढ़ना है, आवर्त कालों का नियम। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात को ध्यान देना।
किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लें। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट। तो जो हमारा ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। तो कह रहा है जितनी देर में एक चक्कर लगाता है उस समय का स्क्वायर कर दिया जाएगा। इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ट्रेस आउट बाय द प्लैनेट। तो एक कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। तो आवर्त काल का अगर स्क्वायर कर दिया जाए और सेमी मेजर एक्सिस जो है, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ये है मेजर और माइनर। तो ये वाली मेजर है बड़ी वाली और ये माइनर है। जिधर ज्यादा दूरी हो उसको मेजर और जिधर कम दूरी हो उसको माइनर बोलते हैं। तो ये वाली जो दूरी है इसके आधे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब, इस तरह। ये अगर ये वाली डिस्टेंस ली जाए इसका आधा सेमी मेजर एक्सिस, तो इसके आधे का क्यूब इस आवर्त काल के स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, वही चीज। तो देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी 7.1 में सूर्य के पड़ता है 8 ग्रहों के सन्निकट परिक्रमण काल उनके अर्घ दीर्घ अक्षों के मानों सहित दर्शाए गए हैं। तो जो 8 ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इस सारणी में दिया गया है। तो ए हमारा अर्ध दीर्घ अक्ष है 10⁻10 मीटर के मात्रकों में। टी हमारा ग्रह का परिक्रमण काल वर्षों में है और क्यू हमारा भागफल है टी स्क्वायर अपान ए क्यूब। भागफल है टी और ए के क्यूब का, और टी स्क्वायर और ए क्यूब का भागफल है। तो ये आता है 10⁻34 वाई स्क्वायर एम क्यूब, यानी ईयर का स्क्वायर और इधर मीटर का स्क्वायर, जैसा यहाँ पर मीटर में और इसको ईयर में लिया गया। तो एक ग्रह दिए गए हैं और ये सेमी मेजर एक्सिस दी गई है दूरी, और ये आवर्त काल दिया गया है, और ये टी स्क्वायर अपान ए क्यूब का मान दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए आगे आता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा देखना है कि उसने लिखा है एनसीईआरटी ने, इसको याद नहीं करना। कह रहा है क्षेत्रफलों के नियम को कोणीय संवेग संरक्षण का निष्कर्षण माना जा सकता है जो सभी केंद्रीय बलों के लिए मान्य है। तो कह रहा है कि जो क्षेत्रफलों का नियम है, लॉ ऑफ एरियाज, उसको हम कोणीय संवेग संरक्षण का निष्कर्षण मान सकते हैं जो सभी केंद्रीय बलों के लिए मान्य है। तो जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो हम लोग कहते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो उसी के कारण पृथ्वी चक्कर लगाती है। जैसे ये कह सकते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी की जो त्रिज्या है उसी में चक्कर लगा रहा है। हालांकि त्रिज्या एक समान नहीं है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं मोटी मोटी बात। तो जैसी बात अभिकेंद्र बल लगेगा और एक वृत्तीय पथ पर गति हो रही है पृथ्वी की सूरज के चारों ओर, तो कोणीय वेग है, और कोणीय वेग होगा तो कोणीय संवेग भी होगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान है और चूंकि एक दीर्घवृत्त के परितः चक्कर लगा रही है। और क्षेत्रफल का नियम ये बताता है कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि समान क्षेत्रफल समान समय में तय किया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि क्षेत्रफलों के नियम को कोणीय संवेग संरक्षण का निष्कर्षण माना जा सकता है
यह निष्कर्ष माना जा सकता है जो सभी केंद्रीय बलों के लिए मान्य है। केंद्रीय मतलब अभिकेंद्र बल जो लगते हैं। किसी ग्रह पर लगने वाला केंद्रीय बल केंद्रीय सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाले सदिश के अनुदिश कार्य करता है। तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा होगी तो उसी के अनुदिश काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि दिशा निश्चित है तो सदिश माना जाएगा या वेक्टर माना जाएगा। मान लीजिए सूर्य मूल बिंदु पर है और यह भी मानिए कि ग्रह की स्थिति तथा संवेग को क्रमशः R तथा P में से दर्शाया जाता है। तब यम द्रव्यमान के ग्रह द्वारा डेल्टा टी समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल डेल्टा ए चित्र 7.2 में दिखाया गया। तो चित्र 7.2 जैसा हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से कह रहा है अगर त्रिज्या को R माना जाए और संवेग को P माना जाए और द्रव्यमान m हो ग्रह का और डेल्टा टी समय अंतराल में क्षेत्रफल तय कर रहा है डेल्टा ए, तो चित्र 7.2 अगर हम देखें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि डेल्टा ए इक्वल टू हाफ R इंटू वी डॉट डेल्टा टी या v इंटू डेल्टा टी। इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि जो क्षेत्रफल है, जैसे हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते थे तो 1/2 लंब गुणे आधार करते थे। कोई समकोण त्रिभुज होता था कोई त्रिभुज, तो 1/2 लंब गुणे आधार ऐसे करते थे। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से किया गया है कि डेल्टा ए इक्वल टू हाफ रेडियस R इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल v बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये चीज निकल के सामने आई। तो ये कुल मिला के इस जगह ये d लिखा गया है ऐसे, ये समझिए। तो कितना दूरी तय की गई और कितना रेडियस, वही डेल्टा टी बराबर 1/2 आधार गुणे लंब जैसे करते थे, सेम वैसे ही यहाँ पर किया गया। अब देखिए अतः डेल्टा ए अपान या डेल्टा टी इधर आ जाएगा तो हाफ R इंटू पी हो जाएगा, P बाई एम, चूंकि V बराबर P बाई एम होता है या P बराबर V इंटू एम होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस प्रकार से यहाँ पर चूंकि P इक्वल टू mv होता है तो V इक्वल टू P बाई एम हो जाएगा। तो V की जगह P बाई एम रख दिया गया। ये R क्रॉस P अंदर रखा गया है क्योंकि R क्रॉस P बराबर हो जाएगा कोणीय संवेग, इसको L लिख दिया गया। तो ये डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल टू L अपान 2m हो गया, या हाफ L अपान m कह सकते हैं या L अपान 2m। डेल्टा ए अपान डेल्टा टी निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ v वेग है तथा L कोणीय संवेग है जो R क्रॉस P के तुल्य है। L इक्वल टू R क्रॉस P हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो किसी केंद्रीय बल के लिए जो R के अनुदिश निर्देशित है, L एक नियतांक है। तो किसी केंद्रीय बल के लिए जो R के अनुदिश निर्देशित है, तो केंद्रीय बल मतलब वही अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये त्रिज्यीय होता है, रेडियली लगता है तो R के अनुदिश ही होगा। तो उस R अभिकेंद्र बल के लिए L एक नियतांक है जबकि ग्रह परिक्रमा कर रहा होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है हमारा, उसके लिए R के अनुदिश चूंकि वो लगता है तो उसके लिए L हमारा कोणीय संवेग एक नियतांक है। क्यों? क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय किया जा रहा है और बल रेडियली लग रहा है फोर्स। तो जो L है हमारा, चूंकि R क्रॉस P होता है, इसलिए ये
आर के अनुदिश फोर्स लग रहा है, इस वजह से हमारा ये, और ये पी में mv होता है वेग और द्रव्यमान, द्रव्यमान भी नियत है, तो इसलिए आर भी जो बल लग रहा है आर के अनुदिश वो नियत है। क्षेत्र एक तरह से जो क्षेत्रफल तय किया जा रहा है वो भी नियत है, द्रव्यमान भी नियत है, तो कोणीय संवेग हमारा नियत हो जाएगा। अतः अंतिम समीकरण के अनुसार डेल्टा ए अपान डेल्टा टी एक नियतांक है। तो जाहिर सी बात है कि हाफ एल अपान 2m आया है डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, तो जब एल नियत है और m तो कांस्टेंट होगा ही प्लेनेट का, तो इसलिए डेल्टा ए अपान डेल्टा टी भी हमारा नियत हो जाएगा। कह रहा है यदि यही क्षेत्रफलों का नियम है, तो इस प्रकार से भी प्रूफ हो गया कि यही क्षेत्रफल का नियम है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी केंद्रीय बल ही है, और इसलिए क्षेत्रफलों का नियम न्यूटन के नियमों के किसी लक्षण का पालन अनुगमन करता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि क्षेत्रफलों का जो नियम है न्यूटन के नियमों के इसी लक्षण का पालन या अनुगमन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, क्योंकि वो भी अभिकेंद्र बल है एक तरह से, उसी गुरुत्वाकर्षण बल सूरज के खींचता है पृथ्वी को, तो उसी तरह लग रहा है। तो ये न्यूटन का नियम जो है गुरुत्वाकर्षण बल वाला, वो भी इसी नियम का पालन करता है। अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण आ जाता है 7.1। कह रहा है मान लीजिए किसी ग्रह की उप सौर P पर चित्र 7.1 A4 VP है तथा सूर्य व ग्रह की दूरी SP बराबर RP है। मॉड ऑफ RP VP तथा अप सौर पर इन राशियों के तदनुरूपी मान मॉड ऑफ RA VA में संबंध स्थापित कीजिए। क्या ग्रह BAC तथा CPB पथ तय करने में समान समय लेगा? तो पहले तो फिगर देखते हैं, तब ये बात हमको और अच्छे से स्पष्ट होगी। तो देखिए चित्र 7.1 बना हुआ है। उप सौर का मतलब ये छोटी वाली दूरी और अप सौर का मतलब बड़ी वाली दूरी। हिंदी वाली बुक में लिखा भी था, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कह रहा है P को उप सौर, ये P जब ये नजदीक होता है सूरज इसके, तो इसको उप सौर बोलते हैं, और ये दूर जो है ये देखिए डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको अप सौर बोलते हैं। P को उप सौर और A को अप सौर बोलते हैं, इसको ध्यान देना। अगर हम इंग्लिश वाली बुक की बात करें तो यहाँ पर देखिए P इज कॉल्ड पेरीहीलियन। उप सौर को अंग्रेजी में पेरीहीलियन और अप सौर को अंग्रेजी में एफहीलियन बोलते हैं, एफहीलियन। ये बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है मान लीजिए किसी ग्रह की उप सौर यानी P जो चित्र 7.1 वहां पर 4 VP है तथा सूर्य व ग्रह की दूरी SP बराबर RP है, RP है। सूर्य यहाँ पर हो तो ये यहाँ से ग्रह की दूरी RP है, ये बता रहा है। तथा सूर्य गुरु की ये मॉड ऑफ RP VP तथा अप सौर पर इन राशियों के तदनुरूप मान RA VA है। अब अप सौर की बात हो रहा है, यानी जो ज्यादा दूरी है, तो ज्यादा दूरी ये वाली, यहाँ सूर्य है तो ये वाली दूरी A वाली, ये हमारी अप सौर या एफहीलियन होगी। तो इसके हिसाब से बोल रहा है मॉड ऑफ, ये मॉड नहीं है, देखिए ये मंझिला कोष्टक जिसको बोलते हैं, छोटा लिखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, इस प्रकार से कोष्टक बनाया गया है, ये ध्यान देना। तो RP VP है उप सौर पे, और जो वैल्यू है ये RA VA है, ये हमारी अप सौर पर यानी एफहीलियन पे। कुल मिलाकर त्रिज्या और वेग की बात हो रही है,
उस समय की क्या त्रिज्या है, क्या वेग है। तो इसमें संबंध स्थापित करना है त्रिज्या और वेग में। क्या ग्रह BAC तथा CPB पथ तय करने में समान समय लेगा? अब ये देखते हैं कि पथ BAC और CPB यानी ये BAC और CPB कह रहा है दोनों पथ तय करने में समान समय लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कोणीय संवेग का परिमाण P पर है, कोणीय संवेग का परिमाण P पर है, यानी LP = MP RP VP। इस तरह हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोणीय संवेग LP है ये R × P होता है और P हमारा M × V होता है। ये रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए P की जगह MV रख दिया तो ये हो गया MP RP VP हो गया, क्योंकि निरीक्षण द्वारा यह ज्ञात होता है कि RP तथा VP परस्पर लंबवत है। तो RP VP लंबवत होंगे ही, क्योंकि सूर्य केंद्र पे है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो मान लीजिए ये सूर्य है हमारा और इस पथ पर ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो ये रेडियस हमारी हो जाएगी और ये यहाँ से डिस्टेंस लेंगे ये वेलोसिटी की, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए RP तथा VP परस्पर लंबवत हैं, ये कह रहा है। तो RP तथा VP परस्पर लंबवत है। इसी प्रकार LA = MP RA VA। देखिए यहाँ पर MP है, MA नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मास वो कांस्टेंट है, जो ग्रह है उसका द्रव्यमान नियत रहेगा। तब कोणीय संवेग संरक्षण से क्या हो जाएगा कि MP RP VP = MP RA VA हो जाएगा। यानी कोणीय संवेग तो संरक्षित रहता है, तो चाहे जहां पर हो कोणीय संवेग बराबर रहेगा। तो इसलिए LP और LA 2 पॉइंट पर हमने कोणीय संवेग बराबर कर दिया, LP और LA पर, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, ऊपर पढ़ लिए तो बराबर कर दिया। तो MP RP VP आ गया P पॉइंट पर और MP RA VA आ गया A पॉइंट पर। तो आप देखिए MP MP कट जाएगा, तो VP/VA = RA/RP। चूंकि RA > RP है इसलिए VP > VA हो गया। RA ज्यादा है RP से, इसलिए VP ज्यादा होगा VA से, क्योंकि हमें इसे बराबर रखना है। तो ये बात निकल के सामने आई। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दीर्घवृत्त तथा त्रिज्या सदिशों SB एवं SC द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल SB PC की तुलना में अधिक है। तो दीर्घवृत्त तथा त्रिज्या सदिशों SB एवं SC द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल SB एवं SC, जाहिर सी बात है कि SB और SC द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पर सूर्य है तो ये ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि SB एवं SC द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल SB एवं PC की तुलना में अधिक है। SB एवं PC की तुलना में। इसको देखना है, सूर्य S डैश है। SB एवं SC द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल SB एवं SC द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये वाला SB PC की तुलना में अधिक है। SB PC। तो यहाँ पर देखिए SB एवं SC द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये ज्यादा है SB PC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से। तो ये क्षेत्रफल कम है, ये ज्यादा है। तो वही कह रहा है
कि एस बी एवं एस सी द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल एस बी पी सी की तुलना में अधिक है, जैसा चित्र 7.1 में हमने देखा। तो कैपलर के दूसरे नियम के अनुसार समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर्प होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कैपलर के दूसरे नियम के समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल ग्रह तय करते हैं, सूर्य से अगर नापा जाए क्षेत्रफल। अतः ग्रह पथ सीपीबी को तय करने की अपेक्षा पथ बीएसी को तय करने में अधिक समय लेगा। तो चूंकि समान क्षेत्रफल तय करना है तो पीसीबी जो है इसकी अपेक्षा बीएसी को तय करने में अधिक समय लगेगा। सीपीबी और बीएसी देख लेते हैं। सीपीबी और बीएसी, तो ये क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसको तय करने में समय कम लेगा, ये क्षेत्रफल कम है तो इसको तय करने में समय ज्यादा लेगा, ताकि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय हो सके, ये बात पक्की हो पाए। क्योंकि कैपलर ने नियम दिया है तो कोई प्रैक्टिकल करके दिया होगा, तो इसीलिए सीपीबी को तय करने की अपेक्षा पथ बीएसी को तय करने में अधिक समय लगेगा। तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसको तय करने में ज्यादा समय लगेगा, ये बात निकल के सामने आई। अब आगे आ जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।